हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन प्राचीन इतिहास की सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये पहली वीडियो होगी और पूरा डिटेल होगी, ये क्लास नोट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीन भारत का पहला चैप्टर ही ऐतिहासिक स्रोत। इसमें पहला हो जाएगा आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख आएगा, सिक्का आएगा, स्मारक, भवन, मूर्ति, बर्तन शामिल किए जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अभिलेख आएगा, सिक्का आएगा, स्मारक आएगा, भवन आएगा, मूर्ति आएगा, बर्तन आएगा, शामिल किए जाते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? अभिलेख, सिक्का, स्मारक, भवन, मूर्ति, बर्तन। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग, जो कार्बन 14 पद्धति है, रेडियो कार्बन डेटिंग से वस्तु किस काल का है यह पता लगाया जाता है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग से वस्तु किस काल का है यह पता लगाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 पद्धति भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 पद्धति से वस्तु किस काल का है यह पता लगाया जाता है। ठीक है, पौधों के परागकण से जलवायु व वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पौधों के परागकण से जलवायु व वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पौधों के परागकण से जलवायु व वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत मतलब चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी लेखक। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। इनसे भी जानकारी, प्राचीन इतिहास की जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे चीनी लेखन थे फाहियान, सुंगयून या सन्युगन। ठीक है, फाहियान, सन्युगन, वेनसोंग, इत्सिंग, ये क्रम है इनके आने का। ठीक है, फाहियान, सन्युगन, वेनसोंग, इत्सिंग, फाहियान, सन्युगन, वेनसोंग, इत्सिंग। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को कि इस सब के बारे में डिटेल में हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप लोगों को बस यही याद रखना है कि ये चीनी लेखक है फाहियान, सन्युगन, वेनसोंग और इत्सी। ठीक, अरबी लेखक में क्या आ जाएगा? सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न बतूता। सबके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, एक भी चीज आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, यूनानी लेखक में देख लीजिए टोलमी। टोलमी कौन थे? तो भूगोल के लेखक थे। ठीक है, याद रखें। प्लीनी कौन थे जी? भी प्लीनी जो थे ये नेचुरल हिस्टोरिका इन्होंने लिखा था। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था? प्लीनी ने लिखा था। टोलमी भूगोल के लेखक। टेसियस, टेसियस ईरान ईरान के हो गए। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता जाने जाते हैं, हेरोडोटस को। ठीक है, निरियाकस, ओन आनेसिक्रिटस और स्टोबुलस ये सिकंदर के काल में आए थे। ठीक है, निरियाकस, आनेसिक्रिटस और स्टोबुलस ये सिकंदर के काल में आए थे। मेगास्थनीज सब यूनानी लेखक है। कौन कौन? तो टोलमी, प्लिनी, टेसियस, हेरोडोटस, निरियाकस, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य इंडिका के लेखक है। ये मेगास्थनीज कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इन सबका डिटेल में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, डाइमेकस, तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। डायनोसियस जो है ये अशोक के शासनकाल में आया था। ठीक है, यूनानी लेखक में कौन हो जाएगा? तो टोलमी, प्लिनी। टोलमी कौन है? तो भूगोल के लेखक हैं। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक लिखना तो प्लिनी ने लिखा था। ठीक है, टेसियस ईरान ईरान से आया था टेसियस। हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन है? तो ये इतिहास के पिता हैं। निरियाकस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के काल में आए थे। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका के लेखक ही है। डाइमेकस बिंदुसार के काल में आया था। डायनोसियस अशोक के काल में आया था। ठीक है, आप लोगों को ये डिटेल में इस तरह याद रखना है। ठीक, बार बार रिपीट कर लीजिए, बार बार पढ़िए इसको, एकदम दिमाग में रहेगा। ठीक है, यूनानी लेखक कौन है? टोलमी। टोलमी कौन है भाई? तो भूगोल के लेखक टोलमी। ये प्लिनी कौन है? तो प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के जनक है, मतलब नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक प्लिनी ने लिखा था। टेसियस कौन है? तो ईरान से आया था टेसियस। हेरोडोटस, हेरोडोटस इतिहास के पिता हो गए। निरियाकस और सिक्रेटस और स्टोबुलस ये सिकंदर के काल में आए थे। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। ठीक, आप लोग को याद रहेगा इतना, आगे बढ़िए।
यहाँ देखिए जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। याद रखना है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता जो है ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। सिक्का, अब सिक्का के बारे में देखिए तो सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। ठीक है, सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है ये सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो यूनानी शासकों ने ही शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं। याद रखना है, सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किसने किया था? तो गुप्त शासकों ने किया था। ठीक है, और सर्वाधिक शुद्ध सोना के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए हैं। ठीक है, याद रखना है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है किसने शुरू की थी? तो यूनानी शासकों ने शुरू की थी। ठीक, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोना का सिक्का नहीं, सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया था? तो गुप्त शासकों ने। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोना के सिक्का जो है कुषाण शासकों ने प्रचलित किया। ठीक, और सातवाहन ने शीशा का, ठीक है, यहाँ देखिए सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। याद रखना है, सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक, नोट में देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल के हैं। याद रखिएगा, मौर्योत्तर काल। ठीक है, सॉरी, मौर्य काल नहीं, मौर्योत्तर काल। मौर्य के बाद आने वाले काल को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल। ठीक, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं, मौर्योत्तर काल के हैं, मौर्य काल के नहीं। सॉरी, मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं, याद रखना है। ठीक, अभिलेख देख लीजिए अब, अभिलेख इसके अध्ययन को, मतलब अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बुगाज कोई से प्राप्त हुए। ठीक है, क्या है, याद करना है कि भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के बुगाज कोई से प्राप्त हुए। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य नामक वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बुगाज कोई से प्राप्त हुए। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नसत्य नामक वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफी
कहते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक, अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थी। ठीक है, यहां देखिए अभिलेख जो था, जो पुराना प्राचीन अभिलेख है वो क्या हुआ कि प्राकृतिक भाषा में था। ठीक, लेकिन अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग दूसरी सदी में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग दूसरी सदी में हुई थी। अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग दूसरी सदी में हुई थी। अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है वो दूसरी सदी में हुई थी। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ अभिलेख दिया गया है और शासक, उनके शासक। ठीक है, तो हाथीगुम्बा अभिलेख जो है, हाथीगुम्बा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल के समय मतलब किससे संबंधित है? हाथीगुम्बा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, एहोल जो है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। तीन, मतलब हाथीगुम्बा, एहोल और नासिक, ये याद रखना है। पहले ये याद कर लीजिए तीन। हाथीगुम्बा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित, हाथीगुम्बा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्र दामन से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक, फिर से रिवीजन हो जाएगा। हाथीगुम्बा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख जो है ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपारा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। देवपारा विजय सेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो है ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। जितना भी अभिलेख दिया गया है इससे ज्यादा अभिलेख जो है इसका लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में इसको बता देंगे। ठीक, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथीगुम्बा अभिलेख में मिलता है। जो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ये हाथीगुम्बा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथीगुम्बा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं अशोक के शिलालेख हैं। ठीक है, सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं किसका शिलालेख? अशोक का शिलालेख है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो अशोक के शिलालेख हैं। इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था जी? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, याद हो जाएगा।